कल्पना, मन की कार्यशाला। दौलतमंद बनने की ओर पांचवा कदम। कल्पना वास्तविकता में वो कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मन की कल्पना शक्ति द्वारा संवेग या चाहत को आकार रूप और कार्य रूप दिया जाता है। ये कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको वास्तविक रूप भी दे सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है, उनका जितना दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य का घर मालूम कर लिया है और उसका ये विश्लेषण कर लिया है तथा कल्पना की मदद से ये निर्धारित कर लिया है कि ये किन तत्वों की मदद से बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वो 600 मील प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। तर्क की दृष्टि से इंसान की इकलौती सीमा उसकी कल्पनाशीलता का विकास और प्रयोग को लेकर है। वो अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के विकास के शिखर पर अभी भी नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ ये खोज की है कि उसके पास कल्पनाशीलता है और उसने बहुत ही प्रारंभिक तरीके से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कल्पना के दो रूप। कल्पना दो तरीके से काम करती है। एक तरीका है संश्लिष्ट कल्पना और दूसरा है रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों एवं योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति से कुछ नहीं रचा जाता, बल्कि ये केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की वस्तु के हिसाब से कार्य करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जीनियस है, जो अगर संश्लिष्ट कल्पना द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाता तो वो रचनात्मक कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। रचनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान का सीमाबद्ध मन असीम शक्ति से सीधा संपर्क करता है। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इस शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अंतर्मन के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना अपने आप काम करती है, जिसका वर्णन आगे आने वाले पृष्ठों में किया गया है। ये शक्ति तभी कार्य करती है जब तार्किक मन बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर तार्किक मन प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है। रचनात्मक कल्पना शक्ति के प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है, ये उतनी ही चौकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियां प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बन जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के द्वारा सुदृढ़ बन जाता है। इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है। ये धुंधली और क्षणिक है, यह अमूर्त और अव्यवहारिक है तथा इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे भौतिक रूप में नहीं बदल दिया जाता। चूंकि इच्छा के संवेग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग अधिकतर किया जाएगा, इसलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग की भी आवश्यकता हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई हो। इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। ये शक्ति कभी नहीं मरती। हालांकि ये संभव है कि प्रयोग के अभाव में ये सोई हुई हो। फिलहाल
संश्लिष्ट कल्पना के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वो शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अमूर्त संवेग को धन के मूर्त यथार्थ में रूपांतरण के लिए आपको योजना बनानी होगी। ये योजना या योजनाएं कल्पना की सहायता से बनाई जानी चाहिए और मुख्य रूप से संश्लिष्ट कल्पना के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। संपूर्ण पुस्तक को पढ़ लें और फिर इस अध्याय पर आएं और तत्काल अपनी कल्पना को योजना बनाने के काम में लगा दें, जिसके द्वारा आपकी इच्छा धन में रूपांतरित हो सके। योजनाओं के बनाने के लिए विस्तृत निर्देश लगभग हर अध्याय में दिए गए हैं। इनमें से जो निर्देश आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ लगे उनका पालन करें, और अगर आपने पहले से ही ऐसा ना किया हो तो आप अपने प्लान को लिख लें। जिस क्षण आप इसे पूरा कर लेते हैं उसी क्षण आप निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप दे देते हैं। पिछले वाक्य को एक बार और पढ़ें, इसे जोर से पढ़ें, धीमी गति से, और जब आप ऐसा करें तो याद रखें कि जिस क्षण आप अपनी इच्छा के वक्तव्य या इसकी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं उसी वक्त आप दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं, जिसकी मदद से आप अंततः अपने विचारों को इसके भौतिक रूप में बदल पाएंगे। धरती जहां आप रहते हैं, आप और हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके द्वारा पदार्थ के सूक्ष्म कण क्रमबद्ध रूप में सुव्यवस्थित और नियोजित किए गए हैं। यही नहीं, और वो वक्तव्य अत्यंत अमहत्वपूर्ण है। ये धरती आपके शरीर की कई बिलियन कोशिकाओं में से प्रत्येक और पदार्थ का हर अणु ऊर्जा के अमूर्त रूप में प्रारंभ हुआ था। इच्छा एक विचार संवेग है। विचार संवेग ऊर्जा का रूप है। जब आप धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं तो आप अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की है और इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ और आकार की रचना की है, जिसमें वो शरीर और मन भी शामिल है जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। आप उन नियमों की मदद से अमीर बन सकते हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, परंतु पहले आपको इन नियमों से परिचित होना चाहिए और उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। लेखक की ये आशा है कि अगर इन सिद्धांतों को बार बार दोहराया जाए और इनका हर संभव कोण से वर्णन किया जाए तो शायद आपके सामने वो रहस्य प्रकट हो जाएं जिसके द्वारा ढेर सारी दौलत इकट्ठी की जाती है। वो अजीब और विरोधाभासी लगता है कि ये रहस्य दरअसल रहस्य नहीं है। प्रकृति इस धरती पर इसका विज्ञापन करती है जिसमें हम रहते हैं। हमारी धरती, सितारे, ग्रह, हमारे ऊपर और चारों तरफ मौजूद तत्व, घास का हर तिनका और हमारी आंखों को दिखाई देने वाला हर जीवित प्राणी इसी रहस्य को उजागर करते हैं। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़ें तो आप जितना समझ सकें उसे ग्रहण कर लें। इसके बाद इसे दोबारा पढ़ें और तब आप पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से ये अधिक स्पष्ट हो गई है, और तब आपको संपूर्ण स्थिति की अधिक व्यापक समझ प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह कि आप इन सिद्धांतों के अध्ययन में न रुकें और न ही झिझकें जब तक कि आप इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पूरा न पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद आप इस पुस्तक को पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिनसे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। ऐसी आशा है कि इन उदाहरणों से आपको उस तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी जिसके द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने में किया जा सकता है। काफी साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीरे से वो एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा।
1 घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीरे धीरे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। वो अपनी बग्घी के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल निकाला जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, और उसने इन चीजों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे, जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। ये जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु न तो डॉक्टर और न ही क्लर्क ये जानते थे कि इस केतली से कितना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगाकर बहुत जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वो एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल तथा कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोचकर देखिए कि क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या था जो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था, जिसकी वजह से केतली से सोना बरसने लगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। तथ्य की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुए। इसने बहुत धन कमाया है और आज भी ये दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमा कर दे रहा है जो केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रही हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लाती है, जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इसने उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई हैं। पुरानी केतली एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया है, जहां ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार के प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की ये पुरानी केतली बोल सके तो ये हर भाषा में रोमांस की रोचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस, जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि वो इसका एक हिस्सा रहा है और ये उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं हुआ था जहां से ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वो इस केतली में उबलने वाला सामान पी रहे थे। जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोका कोला शब्द सुने तो आप ये याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का ये साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क आशा कैलेंडर ने उस गोपनीय फॉर्मूले के साथ
जो रहस्यमयी तत्व मिलाया था वो था कल्पना। ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। ये भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम इस पुस्तक में बताए गए हैं, उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, कस्बे, गांव और चौराहों पर फैला है। और आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और संभावनापूर्ण हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाएं, तो मैं क्या करूंगा? ये कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। ये मुझे प्रिय शिक्षाविद और धर्मोपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गुंसालेस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्टॉक यार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेशक का अपना करियर शुरू किया था। जब गुंसालेस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वो कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वो इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वो एक नया कॉलेज बनाएगा, जिसमें वो अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ करेगा। उसे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख डॉलर की जरूरत थी। वो इतनी बड़ी रकम कहां से जुटा पाएगा? यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपदेशक के विचार में हर पल कौंधता रहता था, परंतु वो इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात वो अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था। हर सुबह इसी विचार के साथ वो नींद से जागता था। वो जहां भी जाता था, ये विचार उसके साथ साथ जाता था। वो इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा, जब तक कि ये विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्मोपदेशक होने के कारण डॉक्टर गुंसालेस ये बात समझते थे, जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं, कि लक्ष्य की निश्चितता ही वो शुरुआती बिंदु है जहां से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। वो ये भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं। उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की एक धधकती हुई इच्छा हो। वे इन सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनके पास 10 लाख डॉलर कहां से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता है कि वो हार मान लेते और ये कहकर प्रयास करना छोड़ देते, मेरा विचार तो अच्छा है, परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, परंतु डॉक्टर गुंसालेस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता हूं। शनिवार की दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके से आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया था कि मैं एक सप्ताह में 10 लाख डॉलर की राशि जुटा लूंगा। कैसे? मैं ये धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा। मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? ये धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और कहा कि मैं अगली सुबह एक व्याख्यान दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर हो तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, ये काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफी पहले मैंने व्याख्यान लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास 10 लाख डॉलर मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम में गया, व्याख्यान को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके।
जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया और मुझे ये बात तब तक नहीं पता चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अंतर मन ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सम्मान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर ये धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं 10 लाख डॉलर से क्या कर सकता था। मैंने वो योजना विस्तार से बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूं जहां युवा लोग व्यवहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास भी होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वो क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वो मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वो आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 10 लाख डॉलर हो। ये सिद्ध करने के लिए आप में और आपके प्रवचन में मुझे विश्वास है मैं आपको 10 लाख डॉलर दे सकता हूं अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आमर है। युवा गुंसालेस मिस्टर आमर के ऑफिस पहुंचे और उसे 10 लाख डॉलर मिल गए। उस धनराशि से उसने आमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलिनॉय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 लाख डॉलर उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा जिसे युवा गुंसालेस अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जब वो अपने मन में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया, उसके 36 घंटे बाद ही उसे ये धनराशि मिल गई। 10 लाख डॉलर के बारे में युवा गुंसालेस के अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। उसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इसी तरह के विचार आए थे, परंतु उस यादगार शनिवार को जब वो अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और अभूतपूर्व था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में ये धनराशि जुटा लूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गुंसालेस को 10 लाख डॉलर दिलाए थे, वो सिद्धांत आज भी जीवित है। ये सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। ये शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि ये पहले उस युवा धर्मोपदेशक के काम का था जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। ये सोचें कि आशा कैलेंडर और डॉक्टर फ्रैंक के बीच में एक बात समान थी। दोनों ही इस प्रबल सत्य को जानते थे कि निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को नकदी में बदला जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। ये सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और ये कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन का जहां सामान नहीं बिक सकता, वहां विचार बिक सकते हैं। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसलिए वो औसत सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तकों के एक प्रकाशक ने एक खोज की जो आमतौर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो शीर्षक खरीदते हैं। उसकी एक पुस्तक बिक नहीं रही थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक हो गई। ध्यान दें,
पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वो शीर्षक था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर एक ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। हालांकि ये बहुत आसान लगता है, परंतु ये विचार तो विचार ही है, ये कल्पना थी। विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वो स्मार्ट होता है तो उसे वो कीमत मिल जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठे होते हैं और मिलकर काम करते हैं। कार्नेगी ने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो वे सब कर सकते थे जो कार्नेगी नहीं कर सकते थे। लोग जो विचारों को जन्म देते थे, लोग जो इन विचारों को कर्म में परिवर्तित कर सकते थे और उन्हें एवं दूसरों को बेहद अमीर बनाते थे। करोड़ों लोग जिंदगी भर ब्रेक की तलाश करते हैं। हो सकता है उनकी खुशकिस्मती से उन्हें कोई मौका मिल भी जाए, परंतु सबसे सुरक्षित योजना यही कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठ जाएं। मुझे एक सुनहरा ब्रेक मिला जिससे मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला, परंतु 25 साल के लगन भरे प्रयासों के बाद ही यह अवसर मेरी पूंजी बन पाया। ये ब्रेक था कि मुझसे एंड्रयू कार्नेगी ने खुशकिस्मती से मिला और मुझे उनका सहयोग मिला। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में एक विचार का बीज बोया। वो बीज ये था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित कर इन 25 सालों में हुए शोध में जो खोजें हुई हैं, उनसे हजारों लोगों ने लाभ उठाया है और कई लोग इस फिलॉसफी को अपनाकर अमीर बन चुके हैं। शुरुआत आसान थी। ये एक विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। मुझे सहायता देने वाला ब्रेक कार्नेगी से मिला था, परंतु लगन, निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा और 25 वर्ष की लगन का क्या कोई अर्थ नहीं है? ये कोई सामान्य इच्छा नहीं थी जो इतनी निराश लोगों द्वारा निरुत्साहित किए जाने, अस्थायी पराजय, आलोचना और समय की बर्बादी के बावजूद बनी रहे। ये एक प्रबल इच्छा थी, एक दीवानापन था। जब मेरे मन में ये विचार कार्नेगी ने बोया तो उसे जिंदा बने रहने के लिए मनाया गया, इसकी देखभाल की गई और इसे आकर्षित किया गया। धीरे धीरे ये विचार अपनी ही शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मार्गदर्शन दिया। फिर ये स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम अवरोधों को हटा देते हैं। विचार अमूर्त शक्तियां हैं, परंतु उनमें भौतिक मन से अधिक शक्ति होती है जिनसे वो उत्पन्न होते हैं। उनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है और ये शक्ति तब भी बनी रहती है जब उन्हें जन्म देने वाला मन धूल में मिल चुका होता है। एंड्रयू कार्नेगी की तरह साउथ वेस्ट एयरलाइन के फाउंडर में से एक हर्ब कैलहेयर विचारों को बेचने वाला एक बेहतरीन उदाहरण है। उस वक्त वे सैन एंटोनियो, टेक्सास में एक वकील के रूप में कार्यरत थे जब उस अमूल्य विचार के निर्माता रोलर किंग ने अपनी नई एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए उनसे मदद मांगी। रोलिंग किंग एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार थे, साथ ही साथ वो एक बिना प्रॉफिट वाली हवाई चार्टर सेवा चलाते थे जो टेक्सास के छोटे शहरों में चलती थी। उस समय अमेरिका में जो लोग हवाई यात्रा करते थे वे व्यावसायिक अधिकारी हुआ करते थे या फिर अमीर लोग। किंग तब निराश हो जाया करते थे जब उन्हें टेक्सास में एक स्थान से दूसरे स्थान हवाई यात्रा करनी होती थी और उन्हें सीट नहीं प्राप्त होती थी। इसके अलावा उस समय हवाई यात्रा के किराए बहुत अधिक थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि टेक्सास के 3 बड़े शहरों में एक एयरलाइंस की शुरुआत करने की सख्त जरूरत है। किंग को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी ये छोटी एयरलाइंस इस कार्य को ढंग से पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए उसे एक नई एयरलाइंस की जरूरत है। उसने ढंग से इन सब का अध्ययन किया और एक बिजनेस प्लान बनाया। उसने $10,000 लिया और अपने वकील हर्ब कैलहेयर के पास एयर साउथ वेस्ट के लिए जरूरी कागजी काम कराने के लिए पहुंचा। एयर साउथ वेस्ट, जिसका बाद में नामकरण साउथ वेस्ट एयरलाइंस हुआ। पहले तो कैलहेयर उलझन में पड़ गए,
फिर उन्होंने किंग के साथ और अधिक धन जुटाने के लिए और राजनीतिक सहयोग हासिल करने के लिए काम किया। 20 फरवरी 1968 को टेक्सास एरोनॉटिक्स कमीशन ने 3 शहरों में उड़ान भरने की साउथ वेस्ट की पिटीशन को मंजूरी दे दी। तथापि 21 फरवरी को प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस ब्रैनिफ ट्रांस टेक्सास कॉन्टिनेंटल ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। कैलेहर का एयरलाइंस के लिए उत्साह ही था, जिसके द्वारा उसने अपने वकालत कौशल से उस मुकदमे में जीत हासिल की। वे इस बात को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे कि टेक्सास को कोई नई कंपनी की जरूरत नहीं है। इसके लिए साउथ वेस्ट को 3.5 साल का इंतजार करना पड़ा। इसमें उन्हें 3 कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर वे विरोधियों को गलत साबित कर पाए और एयरलाइंस की शुरुआत करने के लिए जरूरी आज्ञा ले पाए। अलबत्ता उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, पर यह पर्याप्त नहीं थी। कंपनी को पहले वर्ष $37 लाख का नुकसान हुआ और ये नुकसान अगले वर्ष और उसके बाद अगली 6 माही तक जारी रहा। साउथ वेस्ट किराया कम करना चाहता था और अपने मूल लक्ष्य के साथ समझौता किए बिना अपने ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता था। उनका एक नव परिवर्तन पीक और ऑफ पीक एयरलाइंस का किराया रखना भी था और दूसरा 10 मिनट टर्न अराउंड था। एयरलाइंस के लैंड होने के बाद हर प्लेन गेट के सामने खड़ा हो जाता, सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांचा जाता, यात्री उतरते और फिर नए यात्री बैठ जाते तथा एयरलाइंस मात्र 10 मिनट में गेट छोड़ देते। इस कार्य में पहले घंटों लगा करते थे। इस 10 मिनट टर्न अराउंड में 3 प्लेन की इस एयरलाइन को व्यस्त रखने और अपना टाइम परफॉर्मेंस सुधारने में मदद करता। बहुत कम बजट होने के कारण वे इसका प्रचार सामान्य मीडिया के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रचार का फैसला किया। इसको जारी रखने के लिए कंपनी ने अपनी हटकर इमेज बनाई। ग्राहक उनका भगवान है, उन्होंने इस सूक्ति पर काम किया। फ्लाइट के कर्मचारियों को सिखाया गया कि किस तरह ग्राहकों की प्यार से देखभाल करनी है। कंपनी का स्लोगन रखा गया, अब कोई और भी है जो आपसे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ कैलेहर ने उस कष्टप्रद समय बर्बाद करने वाले बोर्डिंग पास की जगह ओपन सीटिंग व्यवस्था की शुरुआत कर दी। कोई सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहिए था और यात्रियों को बोर्डिंग कार्ड नंबर फ्लाइट के गेट पर ही दिए जाते थे। यात्रियों की संतुष्टि उनका मुख्य उद्देश्य होने के कारण कैलेहर और उनकी टीम ने एक निष्ठावान फॉलोइंग बना ली थी तथा उनकी यात्रियों के बीच एक बेहतरीन इमेज भी बन गई थी। साउथ वेस्ट धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां चढ़ने लगी थी। 1978 तक ये देश की सबसे अधिक कमाई करने वाली एयरलाइन बन गई थी। 2000 की शुरुआत में जब कई एयरलाइंस बेहद नुकसान से गुजरी, कुछ तो दिवालिया हो गई और कई ने अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया। साउथ वेस्ट न सिर्फ बचा रहा बल्कि अपने व्यवसाय में तरक्की भी की। हब कैलेहर सफलता के इच्छुक व्यक्ति को सलाह देते हैं, अपने विचारों पर डटे रहिए, इसके बावजूद कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों के विरोध की वजह से, ताकि साउथ वेस्ट को इस व्यवसाय में उतरने से रोका जा सके। उन्होंने अपने सकारात्मक स्वभाव के कारण 3.5 साल कोर्ट के चक्कर लगाए और केस लड़ा। हमेशा ग्राहक के बारे में सोचिए, वो क्या चाहते हैं और उन्हें वही दीजिए। अपनी कठिनाइयों से सकारात्मक कदम उठाकर उभरिए। हमेशा नए विचारों के लिए अपना मन खुला रखिए और जैसे ही मौका मिले उन्हें पकड़ लीजिए। सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को कर्म में साकार करना। दौलतमंद बनने की ओर 6वां कदम। आपने सीखा है कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वो इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त से मूर्त, यथार्थ की ओर ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं। अध्याय 2 में आपको 6 निश्चित व्यवहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आप धन की इच्छा को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं बनाना, जिनके द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है।
अब आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक योजनाएं बना सकते हैं। नंबर 1, धन कमाने की आपकी योजना के बनने और पूरा होने में आपको जितने लोगों के समूह की आवश्यकता हो उतने लोगों से जुड़ें। बाद के अध्याय में बताए गए तरीके से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करें। इस निर्देश का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है, इसे नजरअंदाज न करें। नंबर 2, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले ये फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति पर्याप्त मुआवजे के बिना दूसरे व्यक्ति से काम करने का आग्रह या आशा नहीं करेगा। हालांकि हो सकता है कि यह हमेशा धन के रूप में ना हो। नंबर 3, सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिलें, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से ना बना लें। नंबर 4, अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल ना हो। इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखें। पहला, आप अपने लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरों के अनुभव, शिक्षा, प्राकृतिक योग्यता और कल्पना का लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये उन तरीकों से मेल खाता है जिनका अनुसरण करके हर दौलतमंद आदमी ने दौलत कमाई है। दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव, शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दौलत कमाने के अपने प्रयास में आप जिस भी योजना को अमल में लाएं, वो योजना आपके और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य की संयुक्त रचना होनी चाहिए। आप अपने मन से निकली योजनाओं को आंशिक तौर पर या पूरे तौर पर बना सकते हैं, परंतु यह जरूरी है कि इन योजनाओं को आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों द्वारा जांचा जाए और स्वीकार किया जाए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम ना करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आएं। अगर ये नई योजना भी काम ना करे तो इसके बदले में एक और नई योजना लाएं तथा इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य ना हो। इस तथ्य को अपने मन में रखें और जब तक आपकी योजनाएं असफल हों तो ये भी याद रखें कि अस्थायी पराजय सिर्फ एक विलंब है। इसका ये अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वो दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इससे पहले कि वे विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एडिसन को सफलता मिलने से पहले 10,000 बार अस्थायी असफलताओं का सामना करना पड़ा। अस्थायी पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वो ये कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा धन कमा सके। आपकी योजना जितनी दमदार होगी, आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वो मैदान न छोड़ दे, यानी जब तक कि वो हिम्मत न हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया तो उन्हें अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा,
और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ, बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजनाएं बनाई और आर्थिक विजय की एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं और उन अस्थायी पराजयों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी ये आशा नहीं करेगा कि उसे अस्थायी पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं है। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर चल दें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं भागते। इस वाक्य को गांठ बांध लें और बड़े अक्षरों में कागज पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश ये विश्वास करते हैं कि केवल पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। ये सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसे आर्थिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। ये ना चल सकता है, ना सोच सकता है, ना बोल सकता है, परंतु ये सुन सकता है। और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो ये उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। सेल्स सेवाओं की बिक्री की योजना। बचे हुए अध्याय में मार्केटिंग सेवाओं के साधन और रास्तों पर विधिवत वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो व्यवहारिक होगी, जिससे बाजार में कोई सेवा देने के लिए हर व्यक्ति को मदद कर सके। खासकर उन लोगों के लिए ये अमृत की भांति होगी जिन्हें अपनी जिंदगी एक नेता के रूप में गुजारनी है। अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। ये जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है, उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास जायदाद ना हो, वो अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और दे क्या सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में ही ये निर्णय कर लें कि आप क्या अपने चुने हुए व्यवसाय या क्षेत्र का लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी ही बने रहना चाहते हैं। बदले में जो मिलता है उसमें बड़ा भारी अंतर है। तार्किक दृष्टि से कोई अनुयायी उस मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकता जो लीडर को मिल सकता है। हालांकि कई अनुयायी उतने ही धन की आशा करने की गलती करते हैं। अनुयायी होने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर अनुयायी बने रहना भी कोई तारीफ की बात नहीं है। अधिकांश महान लीडर्स ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वो महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वो समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता, वो कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। इसके अपवाद बहुत कम होते हैं। वो आदमी जो किसी लीडर का सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकता है, आमतौर पर वही अत्यंत तीव्र गति से लीडर बनने की दिशा में खुद को विकसित कर रहा होता है। बुद्धिमान अनुयायी को कई लाभ होते हैं। उनमें से एक लाभ है अपने लीडर से ज्ञान हासिल करने का अवसर। लीडरशिप के प्रमुख गुण। लीडरशिप के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अविचल साहस। यह साहस स्वयं के ज्ञान और अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी अनुयायी नहीं चाहता कि उसके लीडर में आत्मविश्वास और साहस का अभाव हो।
कोई भी बुद्धिमान अनुयायी ऐसे लीडर को लंबे समय तक नहीं झेल पाता। नंबर 2, आत्मनियंत्रण। वो आदमी जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। अनुसरण के सामने आत्मनियंत्रण एक शक्तिशाली मिसाल बन जाता है, जिसे वो अनुयायी सीख लेता है जो अधिक बुद्धिमान होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण आचरण। न्यायपूर्ण आचरण के बिना कोई लीडर अपने अनुयायियों का सम्मान तो नहीं हासिल कर सकता, ना ही उसे लंबे समय तक बांधे रख सकता है। चौथा, निर्णय की निश्चितता। जो आदमी दुलमुल निर्णय लेता है वो बताता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं है, और ऐसा आदमी दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवां, योजनाओं की निश्चितता। सफल लीडर अपने काम की योजना बनाता है और योजना पर काम करता है। जो लीडर व्यवहारिक और निश्चित योजनाओं के बिना केवल अंदाजे से काम करता है, वो उस जहाज की तरह होता है जिसमें रेडार ना हो। देर सवेर वो चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाएगा। छठा, जितना मिले उससे ज्यादा देने की आदत। लीडरशिप की सजाओं में से एक ये है कि लीडर अपने अनुयायियों से जितने की आशा रखता है, उसे स्वेच्छा से उसे देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सातवां, सुखद व्यक्तित्व। कोई भी बेतरतीब या लापरवाह आदमी सफल लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए सम्मान चाहिए। अनुयायी ऐसे लीडर का सम्मान नहीं करेंगे जिसे सुखद व्यक्तित्व के सभी तत्वों में अच्छे अंक ना मिले। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यही नहीं, उन्हें और उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए। नौवां, विवरण की कुशलता। सफल लीडरशिप के लिए यह भी जरूरी है कि वो लीडर की स्थिति के विवरण में पारंगत हो। 10वां, पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। सफल लीडर को अपने समर्थकों की गलतियों और कमियों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो इस जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप देता है तो वो लीडर नहीं बना रहेगा। अगर उसका कोई समर्थक कोई गलती करता है और अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है तो लीडर को यह मानना चाहिए कि गलती उसी की है और वही असफल हुआ है। 11वां, सहयोग। सफल लीडर को मिलकर प्रयास करने के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लीडरशिप के लिए शक्ति या सत्ता की आवश्यकता होती है और शक्ति के लिए सहयोग की। लीडरशिप के दो रूप हैं। पहला और अधिक प्रभावी रूप है समर्थकों और अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ। दूसरा है शक्ति के साथ, जिसमें समर्थकों की सहमति या सहानुभूति ना हो। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताते हैं कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप देर तक नहीं टिक सकती। तानाशाहों और राजाओं के पतन और गुमनामी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि लोग थोपी हुई नेतागिरी को लंबे समय तक नहीं झेल पाते और उनका अनुसरण नहीं कर पाते। नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण थे। उनकी नेतागिरी खत्म हो गई। समर्थकों की सहमति द्वारा नेतागिरी ही लीडरशिप का वो इकलौता रूप है जो लंबे समय तक बने रहते हैं। लोग शक्ति के आधार पर थोपी हुई लीडरशिप का अल्पकाल तक अनुसरण करते हैं, परंतु वे ऐसा इच्छा से या मर्जी से नहीं करते। लीडरशिप की नई ब्रांड में कुछ अन्य तत्वों के अलावा लीडरशिप के वो 11 तत्व शामिल होंगे जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जो व्यक्ति इन्हें अपनी लीडरशिप का आधार बनाता है, उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर बनने के प्रचुर अवसर मिलेंगे। लीडरशिप में असफल होने के 10 प्रमुख कारण। अब हम लीडर्स की प्रमुख गलतियों को बताते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेता असफल क्यों होते हैं। ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है
कि लीडर क्या ना करे, जितना कि ये जानना कि लीडर क्या करे। पहला, विवरण व्यवस्थित करने की अयोग्यता। प्रभावी लीडरशिप के लिए आवश्यक है कि आप में डिटेल्स को व्यवस्थित करते और उनमें पारंगत होने की योग्यता हो। कोई भी वास्तविक लीडर भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसके पास वो काम करने का समय ना हो जो उसे लीडर के रूप में करना चाहिए। जब कोई आदमी, चाहे वो लीडर हो या अनुयायी, ये कहता है कि वो अपनी योजनाएं बदलने या किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वो बहुत अधिक व्यस्त है, तो वो अपनी अक्षमता सिद्ध करता है। सफल लीडर अपनी स्थिति से संबंधित सारी डिटेल्स में पारंगत होता है। इसका अर्थ ये है कि उसे ये आदत डाल देनी चाहिए कि वो डिटेल्स को अपने योग्य सेनापतियों के हवाले कर दे। दूसरा, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है तो वास्तविक महान लीडर्स ऐसा काम करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं जो वो दूसरों से करने के लिए कहते हैं। तुम में से सबसे महान व्यक्ति सबका सेवक होगा, एक ऐसी सच्चाई है जिसका सभी योग्य लीडर पालन और सम्मान करते हैं। तीसरा, अपने ज्ञान के लिए भुगतान की उम्मीद करने के बजाय उस ज्ञान के प्रयोग के लिए भुगतान की आशा करना। दुनिया लोगों को कभी उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं करती। आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं या दूसरों को करने के लिए किस तरह प्रेरित करते हैं, भुगतान इसके लिए किया जाता है। चौथा, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। वो लीडर जिसे इस बात का डर हो कि उसका कोई समर्थक उसके पद को हथिया लेगा, देर सवेर ये सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसा ही हो। योग्य लीडर अपने अधीन काम कर रहे लोगों को प्रशिक्षित करता है ताकि वो अपनी स्थिति के डिटेल्स उन्हें सौंप सके। केवल इस तरह लीडर अपने आप को कई गुना कर सकता है और अपने आप को कई स्थानों पर एक साथ रख सकता है और एक ही समय में कई चीजों का ध्यान रख सकता है। ये एक शाश्वत सत्य है कि लोगों को अपने प्रयासों से जितनी कमाई हो सकती है उससे अधिक कमाई उन्हें इस बात से होती है कि उनमें दूसरों से प्रदर्शन करवाने के जादू से एक प्रभावी लीडर दूसरों की कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उन्हें अधिक तथा बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित कर सकता है जो उसकी सहायता के बिना वे लोग नहीं दे पाते। पांचवा, कल्पनाशीलता का अभाव। कल्पनाशीलता के बिना लीडर आपातकालीन स्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है और ऐसी योजनाएं नहीं बना पाता जिनके द्वारा वो अपने समर्थकों का प्रभावी मार्गदर्शन कर सके। छठा, स्वार्थ। उस लीडर से सभी लोग चिढ़ते हैं जो अपने समर्थकों के काम का सारा श्रेय खुद ले लेता है। वास्तविक महान लीडर कभी श्रेय लेने का दावा पेश नहीं करता। वो सारा सम्मान और श्रेय अपने समर्थकों के पास जाने देता है क्योंकि वो जानता है कि अधिकांश लोग प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अधिक कठोर श्रम करेंगे जबकि केवल धन के लिए वो इतना कठोर श्रम नहीं करेंगे। सातवां, असंयम। अनुयायी असंयमी नेता का सम्मान नहीं करते। यही नहीं, असंयम किसी भी रूप में उस आदमी की सहन शक्ति और तेजस्विता को नष्ट कर देता है जो असंयमी होता है। आठवां, निष्ठा का अभाव। शायद इसे सूची में सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए था। वो लीडर जो अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों, अपने कनिष्ठों और अपने कार्य के प्रति वफादार नहीं होता, वो लंबे समय तक लीडर नहीं बना रह सकता। निष्ठाहीनता किसी भी आदमी को बहुत नीचे ले जाती है। वो जमीन की धूल से भी नीचे हो जाता है और उसे अपमान झेलना पड़ता है जिसके वो सर्वथा योग्य है। निष्ठा का अभाव जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। नौवां, लीडरशिप की शक्ति पर जोर। प्रभावी लीडर प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व करता है और अपने समर्थकों के दिल में डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। जो लीडर अपने समर्थकों को अपनी सत्ता या शक्ति का डर दिखाकर प्रभावित करता है वो शक्ति द्वारा लीडरशिप वाली श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा लीडर होता है तो उसे अपने व्यवहार,
अपनी सहानुभूति, समझ, न्यायप्रियता और कार्यकुशलता के अलावा किसी अन्य तरीके से इस तथ्य का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां, ओहदे पर जोर। योग्य लीडर को अपने समर्थकों का सम्मान हासिल करने के लिए किसी ओहदे या पदवी की जरूरत नहीं होती। वो आदमी जो ओहदे को महत्व देता है, दरअसल उसके पास आमतौर पर महत्व देने के लिए और कुछ नहीं होता। वास्तविक लीडर के ऑफिस के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं जो अंदर प्रवेश करना चाहता है, और उसके काम करने का स्थान औपचारिकता और दिखावे से मुक्त होता है। ये लीडरशिप की असफलता का सबसे आम कारण है। इसमें से कोई भी गलती आपको असफल कराने के लिए पर्याप्त है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप ये गलतियां न करें, तो इस सूची का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नई लीडरशिप की जरूरत होगी। इस अध्याय को खत्म करने से पहले आपका ध्यान उन कुछ उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ आकर्षित किया जाएगा जिनमें लीडरशिप का पतन हो रहा है और जिनमें नए तरह के नेताओं को प्रचुर अवसर मिल सकते हैं। पहला, राजनीति के क्षेत्र में नए नेता की काफी मांग है। एक ऐसी मांग जो आपातकालीन स्थिति में किसी प्रकार कम नहीं है। दूसरा, बैंकिंग बिजनेस भी सुधार के दौर से गुजर रहा है। तीसरा, उद्योग धंधों में नए लीडर्स की जरूरत है। इस क्षेत्र में भावी नेता को स्वयं को एक अर्ध सार्वजनिक अधिकारी मान लेना चाहिए, जिसका ये कर्तव्य है कि वो अपने ट्रस्ट को इस तरह से मैनेज करे कि वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए परेशानी पैदा ना करे। चौथा, भविष्य में धार्मिक लीडर वर्तमान की आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाते हुए अपने अनुयायियों की भौतिक आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए विवश हो जाएगा। उसे मृत अतीत और अजन्मे भविष्य की तरफ कम ध्यान देना होगा। पांचवां, वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा के व्यवसायों में नए किस्म की लीडरशिप और कुछ हद तक नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर सही है। इस क्षेत्र में भविष्य में लीडर को लोगों को शिक्षित करने के इस नए तरह के तरीके खोजने होंगे कि वो स्कूल या कॉलेज में प्राप्त ज्ञान का जीवन में किस तरह उपयोग करे। उसे सिद्धांतों पर कम और व्यवहारिक उपयोगिता पर अधिक ध्यान देना होगा। छठवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में नए लीडर्स की आवश्यकता होगी। ये उन क्षेत्रों में थोड़े से क्षेत्र हैं जहां नए लीडर्स या नई किस्म की लीडरशिप की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इसका अर्थ ये है कि इंसान की आदतों को भी इसी परिवर्तन के अनुरूप बदलना होगा। यहाँ पर जो साधन बताए जा रहे हैं वो अन्य किसी भी साधन की तुलना में इंसान की प्रगति को अधिक निर्धारित करेंगे। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो कई वर्षों के अनुभव का रस है। इसमें सेवाओं को प्रभावी ढंग से बेचने में हजारों लोगों की मदद की है। अनुभव ये सिद्ध करता है कि निम्नलिखित तरीके सबसे सीधे और प्रभावी तरीके हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं के खरीदार और विक्रेता दोनों को जोड़ते हैं। पहला, रोजगार ब्यूरो। सावधानी से किसी प्रतिष्ठित ब्यूरो का चुनाव करना चाहिए जिसकी उपलब्धि के संतोषजनक परिणाम हो और जिसने पर्याप्त लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवाई हो। ऐसे ब्यूरो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। दूसरा, अखबार, बिजनेस जर्नल्स, मैगजीन्स में विज्ञापन। आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन उन मामलों में संतोषजनक परिणाम देते हैं जहां क्लर्क या तनख्वाह वाले आम पदों के लिए अप्लाई किया जाता है। उन लोगों के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आवश्यक है जो एग्जीक्यूटिव पद चाहते हैं। ये विज्ञापन अखबार के ऐसे खंड में छपना चाहिए जहां नियोक्ता का ध्यान इसकी तरफ एकदम चला जाए। ये विज्ञापन किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से पर्याप्त बेचने वाले गुणों का समावेश किया जाए ताकि सकारात्मक जवाब प्राप्त हो सके। तीसरा, एप्लीकेशन के व्यक्तिगत पत्र जो सीधे उन फर्म्स या व्यक्तियों को लिखे जाएं जहां ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो। इन पत्रों को अच्छी तरह से साफ टाइप करवाया जाए और इन पर
हाथ हस्ताक्षर किए जाएं। पत्र के साथ आवेदक की योग्यता का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। आवेदन पत्र और अनुभव या योग्यता का ब्यौरा दोनों ही किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत परिचितों के द्वारा आवेदन। जहां तक संभव हो, आवेदकों को किसी साझा परिचित के माध्यम से संभावित नियोक्ताओं के पास आवेदन भेजना चाहिए। इस तरीके से उन लोगों को खास लाभ होता है जो एग्जीक्यूटिव कनेक्शन चाहते हैं और अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते हैं। पांचवा, स्वयं आवेदन देना। कई मामलों में यह अधिक प्रभावी होता है कि आवेदक खुद ही संभावित नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवाएं दे, जिस स्थिति में उस पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए, क्योंकि संभावित नियोक्ता अक्सर संभावित कर्मचारियों के रिकॉर्ड के बारे में अपने सहयोगियों से चर्चा करना पसंद करते हैं। लिखित ब्रीफ में क्या जानकारी दी जाए? ब्रीफ उतनी ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जितनी सावधानी से वकील कोर्ट में चल रहे अपने केस का ब्रीफ तैयार करता है। जब तक कि आवेदक को इस तरह के ब्रीफ तैयार It's not a game, it's a rich thing.